बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक, सुबह बखैर। मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक, मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुर्रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। और आज हमारा साथी हरमीत हमारे साथ मौजूद नहीं है, कहीं मौज बहारा लूट रहा है, मेरे ख्याल में ऐश कर रहा है, सैर कर रहा है। बस हमें इतना पता लगे कि वो मोटरवे पर है और कहीं जा रहा है। मजीद डिटेल्स अभी तक हम हो सकता है कल हमारे साथ बैठा हो यहाँ पे, बताए कि वो कहाँ घूम फिर रहा है। अच्छा जी, ये क्या है आज आपके सामने? अच्छा, ये जनाब कोकेनिया बिस्किट्स हैं और जनाब कोकेनिया बिस्किट्स बड़े जबरदस्त बिस्किट्स हैं। मैं तो कल भी एक ट्राई कर चुकी हूँ। हाँ। और इनका पैगाम ये है कि असल जो लाइफ का पर्पस है वो लोगों के दिलों को जीतना है। सो कोकेनिया जो है वो आपके लिए वसी तर रेंज लेकर आया है बिस्किट्स की, जिसमें टी टाइम है, जिसमें कोको डिलाइट भी है, खताई वाले बिस्किट्स भी हैं, खास खताई भी है और मजेदार टेस्टी कुकीज भी हैं। ट्राई कर लें जरा, आपको तो कराऊं, मैं तो कर लिया ट्राई। बिल्कुल ठीक है, तो एंजॉय करें। वो कह रहे हैं एंजॉय करें अपने प्यारों के साथ। अब वो प्यारों के साथ तो बाद में जाके करेंगे, फिलहाल हम आपस में कर लेते हैं। ये देखें जरा। हाँ, मैं खोल दूं? खुल गया, कोई बात नहीं। मेरा चाय का कप है, मैं इसमें डुबो लेता हूँ। ओके, और मैं इसको ऐसे ही खा लूंगी। बट एनीवेज कोकेनिया का पैगाम ये है कि अपने जो हैप्पी मोमेंट्स हैं वो अपने प्यारों के साथ एंजॉय करें और लोगों के दिलों को जीतें। और कोकेनिया का मैसेज भी यही है, लाइन भी यही है, पंच लाइन के कोकेनिया जीतो दिलों को। सो एनीवेज नाज़रीन, अभी हम शो का बाकायदा आगाज करेंगे। हरमीत तो आज हमारे साथ है नहीं जनाब। सो सबसे पहले टॉप स्टोरीज आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले होगा पब्लिक का डेली डोज, मुख्तलिफ स्टोरीज हमने आपके साथ शेयर करनी है। उसके बाद पीडीएम को डिस्कस करेंगे। दोबारा से पीडीएम मुतहर्रिक हो रही है। 11 अक्टूबर को एक इजलास हुआ, अभी जो नेक्स्ट इजलास है वो 18 अक्टूबर तक मुलतवी कर दिया गया है। बट जो पिछला इजलास हुआ उसमें क्या क्या चीज़ें ज़ेर गौर आई और अभी मौजूदा सिचुएशन में पीडीएम किस तरह से हुकूमत को टफ टाइम दे सकती है, दे भी सकती है या नहीं दे सकती, इस पर हम पॉलिटिकल एनालिसिस भी हासिल करेंगे। एक हम आज नुसरत फतेह अली खान साहब को भी याद करेंगे, उनका आज यौम पैदाइश है। सो आपकी तो बहुत मुलाकातें रही हैं। बहुत मुलाकातें रही हैं, मैंने सुना बहुत ज्यादा है और मैं इसके बारे में तफसील से बताऊंगा। मतलब यादें शेयर करेंगे। दुनिया में कहां कहां जाके उनको सुना है मैंने। और एक और स्पेशल सेगमेंट आज हमारा होने वाला है बॉडी बिल्डिंग के हवाले से। एक तो हम फर्क जानने की कोशिश करेंगे, बिकॉज बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको नहीं मालूम कि बॉडी बिल्डिंग क्या होती है और वेट लिफ्टिंग क्या होती है, दोनों में फर्क क्या है, और फिर बॉडी बिल्डिंग आपकी बॉडी को क्या फायदा पहुंचाती है या नुकसान पहुंचाती है। और अगर आप बॉडी बिल्डिंग कर भी रहे हैं तो उसके लिए एप्रोप्रिएट आपने डाइट भी लेनी होती है, एक्सरसाइज भी करनी होती है। वो चीजें क्या हैं, इस पर भी आज हमने डिस्कशन करनी है। और इस वक्त जितने भी बॉडी बिल्डर्स हमें देख रहे हैं वो सारे बिल्कुल अटेंटिव हो जाएंगे, जो शौक रखते हैं बॉडी अपनी बनाने का, अपने आप को मुतनासिब रखने का, उनके हवाले से भी होगा। सिर्फ बॉडी बिल्डिंग का ये नहीं है कि आपने अपने मसल बना लेने, ये कर लेने, आम आदमी को भी उसका बड़ा फायदा है अगर वो घर में हल्के फुल्के वेट लेके एक्सरसाइज वगैरह करता रहे। बिल्कुल ठीक हो गया। इस पर भी हम शो में गुफ्तगू करेंगे। और फिर पंजाब की सूरत हाल, यहाँ पर फ़ज़ाई आलूदगी के सबब स्मोक का ख़तरा है। इस हवाले से हर इंडिविजुअल को अपनी कैपेसिटी में रहते हुए किस तरह से अपनी एहतियात बरतनी चाहिए और हुकूमत की इस हवाले से क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, इस पर भी आज हमने तफसीलन शो में बात करनी है। और बैरून मुल्क सकाफती सरगर्मियों का फ़रोग, इस हवाले से भी आज हमने शो में गुफ्तगू करनी है। सबसे पहले जनाब पब्लिक का डेली डोज, और आज हमारे पास सबसे पहली खबर है जनाब जर्मनी से। और जर्मनी के हवाले से खबर यह है कि जर्मनी के चौथे बड़े शहर कोलोन में वाक़ मुल्क की सबसे बड़ी मस्जिद है, जहाँ पर अजान के लिए लाउड स्पीकर इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी गई है। जुम्मे की जब अजान होगी तो लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करते हुए अजान दी जा सकती है। इसके लिए वक्त मुतय्यन किया गया है, 12 से 3 बजे तक लेकर 5 मिनट के लिए अजान दी जा सकती है। और इसका जो फैसला है मुत्तफ़िका तौर पर किया गया कोलोन शहर की इंतजामिया और यहाँ पर जो मुस्लिम कम्युनिटी के माबैन एक मुआहिदा हुआ, जिसके तहत ये एग्रीमेंट के बाद ये ऐलान किया गया। और जर्मनी में इस वक्त तकरीबन 4.5 मिलियन मुसलमान आबाद हैं, जो मुल्क की सबसे बड़ी मजहबी अक़लियती जमात है। तो अच्छी चीज़ है जर्मनी के हवाले से। बिल्कुल जर्मनी में मेरा भी चूँकि जाना हुआ है जर्मनी में, और बहुत बड़ी कम्युनिटी है मुसलमानों की, खासतौर पे तुर्क मुसलमान बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पे, और तुर्क बहुत मजहबी लोग हैं, मजहबी कौम है। तो बहुत अरसे से डिमांड थी, यहाँ पे पाबंदी लगी हुई थी कि हमें अजान की इजाज़त नहीं दी जाती। तो ये अब दोनों कम्युनिटीज़ के दरमियान आपस में मिलकर मुत्तफ़िका तौर पे फैसला हुआ, बहुत अच्छा है, बड़ा खुशाइन है। और कोलोन में ये मस्जिद है, सबसे बड़ी मस्जिद है, तो उसमें ये फैसला हुआ 3 मिनट
5 मिनट के लिए, 5 मिनट 5 मिनट के लिए 12 से लेकर 3 बजे तक 5 मिनट के लिए अजान दी 35 जा मसाजिद सकेगी। हैं और हर मस्जिद में 5-5 मिनट के लिए इजाजत होगी अजान देने की। तो ये बिल्कुल अच्छी ठीक। चीज़ है। बिल्कुल बाकी जगहों पर भी मेरे ख्याल में बाकी ममालिक में भी जहाँ जहाँ पॉसिबल है इस तरह की इजाज़त जो है वो देनी चाहिए, और हर जो भी जिस मजहब से भी ताल्लुक़ रखता है उसको ये आज़ादी, ये फ्रीडम होनी चाहिए कि वो अपने मजहब के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सके। अगली स्टोरी की तरफ आएंगे और अगली स्टोरी इस वक्त हमारे पास बरतानिया से है। कैम्ब्रिज सेंट्रल मस्जिद लकड़ी के ढांचे पर तैयार की गई। अच्छा, ये खबर ये है कि बरतानिया के सबसे बड़ा एक आर्किटेक्ट अवार्ड है, इसके लिए पहली बार एक मस्जिद को नामजद किया गया है, और बेसिकली इस कैम्ब्रिज सेंट्रल मस्जिद लकड़ी के एक ढांचे पर तैयार की गई है। अभी आप इसको विजुअल्स में भी देख सकते हैं, और ये कहा जा रहा है कि ये मस्जिद सब्ज तवानाई पर ज्यादा इन्हिसार करने वाली यूरोप की पहली माहौल दोस्त और इको फ्रेंडली मस्जिद है, और मस्जिद का डिजाइन इस्लामी और अंग्रेजी तामीराती रिवायत का हसीन इम्तजाज है। इस मस्जिद की तामीर पर तकरीबन 2 करोड़ बरतानवी पाउंड खर्च हुए, और बेहतरीन फन तामीर के बायस मस्जिद को स्ट्रिलिंग प्राइज के लिए नामजद किया गया है, और इस इनाम का ऐलान 14 अक्टूबर को होगा। अल्लाह करे जीत जाए। Yes. बड़ी शानदार मस्जिद, जैसे हमने भी विजुअल में ही देखा है, वैसे तो देखने का इत्तेफाक नहीं हुआ, लेकिन कैम्ब्रिज सिटी में ये जो मस्जिद है इसका बहुत ही चर्चा है ज़ाहिर दुनिया जहान में। तो अल्लाह करे हमें अवार्ड इसका मिले, मुसलमानों को बड़ी खुशी होगी। बाकी मस्जिदों को भी इसी तरह इको फ्रेंडली के तहत बनाया जाएगा, तो फिर वो भी इको फ्रेंडली ये कैसे होगी, थोड़ा सा इसको बताएं। इको फ्रेंडली ये है कि उसकी छतें मेरे ख्याल में ज़रूर सोलर पैनल होंगे, उस पर सोलर एनर्जी के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता होगा। सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी इस तरह से वो चीज़ ना हो। फिर आप आसपास के इलाके को ग्रीन रखें, वहाँ पे दरख्त लगाएं, पौधे लगाएं, तो अंदर निज़ाम ऐसा हो, वेंटिलेशन का हो, कोई आपका ऐसा प्लांट ना लगा हो जो हवा में आलूदगी फैलाता हो। जैसे एयर कंडीशनिंग के बारे में भी कहते हैं कि ये हवा में आलूदगी फैलाता है, तो उस हवाले से मतलब पूरा इसका एहतमाम किया गया है। जबरदस्त हो गया। अगली स्टोरी हमारे पास इंडिया से है। भारतीय रियासत मध्य प्रदेश पर एक अजीब सा वाकया रूनुमा हुआ, और एक चोर चोरी करने की गर्ज से एक सरकारी मुलाजिम के घर गया, तो वहाँ पर जो सेफ लॉक्स कह लें उनको लॉक लगा हुआ था। जो ये चोर था इसने वहाँ पर मुलाजिम, जो सरकारी मुलाजिम था, इसके नाम एक ख़त तहरीर करके छोड़ गया, और ये लिखा कि अगर आपके घर कुछ है नहीं तो ताला लगाने की भाई क्या ज़रूरत है। ये बड़ा एक मुनफरद सा अंदाज था ख़त लिख कर छोड़ जाना। और जितनी भी इसको इस तलाशी के दौरान कम वक्त में तलाशी करने के लिए जो भी टाइम मिला, तो उसमें इसको कुछ चीज़ें मिली जिसमें बताया जा रहा है कि 30,000 के करीब कैश था, कुछ ज्वेलरी थी, वो ये लेकर वहां से फरार हो गया। अब चोर की तलाश का सिलसिला तो जारी है, बट इसकी जानिब से लिखा गया जो खत है वो अंडर डिस्कशन। असल में बेचारे के साथ ज्यादती हुई ना, एक तो देखो इतनी मेहनत करके जान खतरे में डाल कर आया, लगाया, जान खतरे में डाली जैसे तुम कह रही हो, और मिले भी बहुत थोड़े से पैसे, तो उसे तंज तो करना ही था। फिर एक ही कीता तू मेरे नाल, मतलब ये क्या किया तूने, का लिया, कम से कम कोई पैसे ज्यादा रखे होते, तो तंज तो बनता है। ठीक है जी, तंज बनता है। और नेक्स्ट स्टोरी ये है कि बोस्निया के एक शहर में 72 साल शख्स है जिसने अपनी बीवी के लिए एक मुनफरद घर पहले डिज़ाइन किया, फिर उसको खुद ही तामीर किया। पता नहीं ये मोहब्बत का आलम था क्या था। और एक्चुअली इस हवाले से जो वीडियो है वो इस वक्त लोगों की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। इस वक्त आप पब्लिक न्यूज़ की टेलीविजन स्क्रीन पर इस घर को भी देख सकते हैं। ये 4 डायरेक्शंस में ये घर घूमता है, और बहुत अरसा पहले इस शख्स ने एक घर तामीर करवाया जिसकी डायरेक्शन ये थी कि सूरज उसको फेस करता था, बट इसकी कुछ अरसे के बाद इसकी बीवी की जानिब से कहा गया कि भाई सूरज की तो शुआएं पहुंचती हैं घर तक, लेकिन जब घर में कोई बंदा एंटर होता है तो मैं उसको प्रॉपर देख नहीं सकती। इस तरह से उसकी जानिब से कोई मुनफरिद सी ख्वाहिशात का इजहार किया गया। अब ये 72 साल शख्स है, इसका ये कहना है कि मैंने अपने बाल बच्चों की शादियां कर दी, उनको उनकी लाइफ में सेटल डाउन कर दिया। अब मेरे पास वक्त था, मैंने सोचा कि अपनी बीवी की इस ख्वाहिश को पूरा किया जाए, और एक मुनफरिद घर उसने पहले डिजाइन किया फिर तामीर किया। मुझे एक लतीफ़ा याद आ रहा है इससे
बीवियों की ख्वाहिशात तो होती रहती हैं और हर शोर इस काबिल नहीं होता कि वो क्या उसको पूरा कहते भी करे। हैं, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। तो वो बड़ा मजेदार लतीफ़ा है कि एक शख्स की बीवी ने उसको कहा मुझे घर बना के दो, घर बना के दो, घर बना के दो। वो बेचारा बड़ा परेशान था, उसने तंग आके सोचा वो खुदकुशी कर ले, तो उसने एक दरिया में छलांग लगा दी। जब दरिया में छलांग लगाई तो अचानक उसके हाथ एक तरबूज आ गया। वो भूखा बड़ा था, उसने कहा चलो पहले तरबूज खा लूं, बाद में खुदकुशी करूंगा। तरबूज उसने काटा भी मेरे जिन निकल आया। अच्छा, कमाल है ना? आखिरी हाँ, तो उसने जिन ने कहा कि मेरे आका तुमने मुझे आज़ाद किया है, अब जो तुम कहोगे वो मैं करूंगा। उसने कहा यार मेरी बीवी ने बड़ा तंग किया हुआ है तो मुझे घर बना दे। और चोर ने उसे जिन ने थप्पड़ मारा और उसने कहा पागल के बच्चे, ये बता कि अगर मैं घर बना के दे सकता तो खुद तरबूज के अंदर रहता। गुड वन। ठीक है, तो ये बड़े मजे का इंटरेस्टिंग किस्म का। बहरहाल ये देखें ना, ये बीवियों की ख्वाहिशात भी निराली, फिर पता नहीं वो कौन से शौहर होते होंगे जो उनका मोहब्बत का ये आलम होता होगा। एक तरफ ताजमहल बना देते हैं और एक तरफ ऐसा घर बना देते हैं जो चारों तरफ घूम सके। ये जो घर है इसके बारे में कहा जाता है इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं, व्हील हैं फौजी गाड़ियों के, जिसके ऊपर ये घर खड़ा किया गया और अपनी मर्जी से आप उसको घुमा सकते हैं। तो जगह भगवान तो शौक पूरा कर ले, जिस चाहे मर्जी घुमा, जिस तरफ को मर्जी घुमा ले। ठीक, और इससे नेक्स्ट स्टोरी हमारे पास ये है जनाब के खुसूसी गांव पूजा के दौरान गाय चांदी के जेवरात से आरास्ता। अच्छा, ये मैंने कल वीडियो देखी, ये बड़ी जबरदस्त है। अच्छा, ये काश हम पूरी दिखा सकें। आपको कहते हैं ना जरा विजुअल्स चलाएं। आ गए भाई, विजुअल्स आ गए। ये जनाब गाय के लिए एक बहुत बड़े ज्वेलर को ऑर्डर किया गया कि हमारी गाय के लिए ज्वेलरी बना के दे, और वो उसने ज्वेलरी बना के दी। जब वो ज्वेलरी लेने के लिए पहुंचे हैं बछड़े समेत गाय के, तो आप ये देखिए उसका इस्तेमाल किस तरीके से हो रहा है गाय का। ये भी हिंदुस्तान में ही मुमकिन है और कहीं हिंदुस्तान का जो गुजरात है उसके अहमदाबाद के ही रिहायशी हैं जिनकी ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल है और लोगों की जानिब से इसे पसंद भी किया जा रहा है। मुनफरद किस्म के जो कहते हैं ना क्या कहेंगे, ट्वीट्स और पोस्ट वगैरह भी किए जा रहे हैं, कमेंट्स दिए जा रहे हैं। सो वैसे ये वीडियो मुझे तो मज़े की लगी है, मैं अभी भी देख रही हूँ, डिफरेंट किस्म की है। मतलब ये है कि आप ये देखो खुद तो जो इस्तकबाल होना है सो होना है। अब कितने महंगी ज्वेलरी वो थी जिसके लिए पूरा अमला जो है वो ज्वेलर्स का वो खड़ा हो गया बाहर, इस्तकबाल कर रहा है बैंड बाजे के साथ, ढोल धमाके के साथ। और वो फिर गाय आई है, कैसे वो उतरी है और कैसे बछड़ा उसका उतरा, और वो जनाब उन्होंने उसका इस्तकबाल करके उसका बनाया। बिल्कुल ठीक। और अगली स्टोरी हमारे पास मुल्तान से है। यहाँ पर भी एक मुनफरिद चीज रूनुमा हो चुकी है, सो हमने सोचा आपके साथ शेयर की जाए। मुल्तान का एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहाँ पर जब वेटर किसी को भी कुछ सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कोई ऑर्डर सर्व किया जाता है, सो वो स्केटिंग शूज पहन के करते हैं और ये दौड़ते दौड़ते आते हैं और दौड़ते दौड़ते जाते हैं और हाथों में इन्होंने ट्रे उठाए होते हैं और ऑर्डर्स पकड़े होते हैं। और मजे की बात यह है कि इनकी इतनी जबरदस्त ट्रेनिंग और प्रैक्टिस है कि कोई भी चीज इनके हाथों से डगमगाती नहीं है। सो ये जो मुनफरिद अंदाज है, लोग इसको बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। अभी हमें रेस्टोरेंट का नाम नहीं पता, जैसे पता लगेगा हम आप तक भी कन्वे करेंगे। सो अगर आपका मुल्तान जाना हो तो इस रेस्टोरेंट को लाजमी तौर पर विजिट कीजिएगा। और प्लस बहुत जल्द इसके जो मालिकान हैं उनकी जानिब से बात कही जा रही है कि वो स्केटिंग डिलीवरी भी स्टार्ट करेंगे। लाइक अगर कोई ऑर्डर आता है डिलीवरी के लिए, सो उस ऑर्डर को कैसे पूरा किया जाएगा, स्केटिंग शूज पहन के पूरा किया जाएगा। फ्यूल की बचत होगी सर, जबरदस्त है ना, जबरदस्त है। फ्यूल की बचत होगी। आगे क्या है जी हमारे पास? आगे हमारे पास बहुत कुछ तो अब हमने डिस्कस कर लिया। अब मेरे ख्याल में हम ब्रेक की तरफ चलते हैं ना, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बहुत सी और खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। ये बिस्किट की, मैंने बिस्किट खाया था, बड़ा मजे का था। टी टाइम, उन्होंने कहा टी टाइम, मेरा टी टाइम था, मेरा चाय का कप मेरा सामने था। और ये जो कुकेनिया का है टी टाइम मैंने ट्राई किया, बहुत मजे का, आप भी ट्राई करें। इस वक्त हम ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक में चाय पिए और एंजॉय करें। ठीक, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुशामदीद कहेंगे। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक और अभी हम बात करेंगे, देखने में आ रहा है कि हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद पीडीएम दोबारा से मुतहर्रिक हो रही है। 11 अक्टूबर को पीडीएम का इजलास हुआ जो कि अब 18 अक्टूबर तक परवेज मलिक साहब की रखलत के बायस मुलतवी कर दिया गया। बट इसमें देखा गया कि मुख्तलिफ उमूर ज़ेरे गौर आए, जिसमें एक तो चेयरमैन नैब की तकर्री का मामला ज़ेरे गौर आया। बाकी जो तमाम बातें थी वो सारी पुरानी थी कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और एस्टैब्लिशमेंट एक पेज पर
नहीं, अगर पीपल्स पार्टी को अपनी गलती का अजाला हो जाए तो वो वापस आ सकते हैं पीडीएम में, बेरोजगारी का खात्मा किया जाएगा, दोबारा से साफ और शफाफ इंतखाबात जो हैं उनका इनेकाद किया जाए। ये तमाम वो बातें हैं जो पीडीएम पहले भी बहुत दफा दोहरा चुकी है। बट मौजूदा सूरत हाल में पीडीएम के मुतहर्रिक होने से हुकूमत को क्या खतरा कोई लाहक हो सकता है? सीनियर तज्जियाकार मोहम्मद उस्मान साहब इस वक्त शो में हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच उस्मान साहब, वेलकम टू द शो। सर फरमाइएगा, पीडीएम की सफों में हम एक बार फिर से हलचल देख रहे हैं। सबसे पहले तो ये जो आजकल मामलात चल रहे हैं, इसमें पीडीएम के दोबारा मुतहर्रिक होने की आपको वजूहात क्या नजर आती हैं? देखिए रोमा, मैं समझता हूँ कि पीडीएम जो है वो अगले इलेक्शन की तैयारी में है और ये एक इलेक्शन कैंपेन चल रही है, और मैं नहीं समझता कि इस मौजूदा मूव से हुकूमत को कोई ख़तरा लाहक हो सकता है। वो अपनी जगह पे बिल्कुल आराम से हैं, उनको इश्यूज़ और हैं जिसकी वजह से उनको ख़तरा लाहक हो सकता है, मसाइल उनके कुछ और हैं, लेकिन पीडीएम से कोई ऐसा बड़ा ख़तरा नहीं है। पीडीएम से उसी वक्त ख़तरा हो सकता है कि जब पीपल्स पार्टी, एएनपी समेत वो जमातें जो पीडीएम से निकल चुकी थी वो दोबारा ऑन बोर्ड नहीं होती। इनका एक यकनुकाती एजेंडा अगर नहीं होता कि इमरान खान साहब को हटाना है, खा वो अदम एतमाद के ज़रिए हटाना, तरीका तो आइनी वही है, तो अगर इनकी नंबर गेम पूरी होती है, एक तरफ आप देखेंगे जहांगीर खान तरीन साहब का एक अलग ग्रुप जो है वो मर्ज कर रहा है, और नाराज़ अरकान खुद पीटीआई के अंदर भी हैं, और बड़ा आसान सूरत हाल है। अगर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की मरकज़ी क़यादत चाहें तो इमरान खान की हुकूमत शायद एक हफ्ता भी कायम ना रहे, लेकिन मैं पूरे वसूख से ये कह सकता हूँ, ना तो मियाँ नवाज शरीफ ये चाहते हैं, ना ही आसिफ अली जरदारी ये चाहते हैं कि इमरान खान की हुकूमत को इस तरीके से आउट किया जाए और उनको कोई सियासी शहीद बनने का मौका फराहम किया जाए। ये सारी जमातें 2023 के इलेक्शन की तैयारी कर रही हैं। 2023 नहीं तो 2022 इलेक्शन का साल हो सकता है। अच्छा, तो हो सकता इस है 2022 बिल्कुल हो सकता है जो हालात चल रहे हैं, और ये भी पॉसिबल है। आईनी तौर के ऊपर इमरान खान साहब तो अर्ली इलेक्शन का भी ऐलान कर सकते हैं, असेंबलियां भी तोड़ सकते हैं, चाहे मुगैयां शुरू हो चुकी हैं इक़्तिदार की जो राहदारियां हैं उसके अंदर, लेकिन फैसला तो उन्होंने करना है और आईनी तरीके से ही तब्दीली आएगी, और यही तमाम जो जमहूरी पार्टीज़ हैं उनके लिए जो है वो सूदमंद साबित हो सकता है। लेकिन ये कहना कि इमरान खान साहब को इस पीडीएम की मूव से खतरा है, मेरा ख्याल है कि ये बात ठीक नहीं। मैं ख्याल में असल मसला जो है इस वक्त जिसकी तरफ इशारा भी किया, कल भी शहबाज शरीफ उस पर बोलते रहे, और वो ये है कि वो कहने लगे कि अगर इस वक्त मुहिम चलाइए, महंगाई जो हुई है तो फिर हमारी कुछ कामयाबी हो सकती है, लेकिन वो कामयाबी जाहिर है जैसे आप कह रहे हो कि वो हुकूमत की तब्दीली की सूरत में नहीं हो सकती। बिल्कुल महंगाई लेकिन एक बड़ा इशू है, महंगाई इशू है, लेकिन रऊफ साहब मसला ये है कि कौन सी मेन स्ट्रीम जमातें हैं जो महंगाई को लेके आवाम के पास जा रही हैं, ये को आवाज उठा रही हैं। बात हुकूमत अगर कर लें तो बात हो रही है कि इलेक्शन रिफॉर्म्स की, उसके ऊपर अपोजिशन आने के लिए तैयार नहीं है, साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। वो ये समझते हैं कि ये अपने मुफाद के लिए करना चाह रहे हैं। इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि हम वसीतर मुफाद में करना चाह रहे हैं, लेकिन बात बुनियादी तौर पे ये है कि इत्मीनान का फुकदान है। एक जानिब तो हुकूमत, बल्कि खुद वज़ीर आज़म साहब अपोजिशन लीडर से नैब के चेयरमैन के हवाले से बात करने के लिए रवादार नहीं है, तो इत्मीनान तो यही ख़त्म हो जाता है ना। जब तक आप एक साथ नहीं बिठाते, कौमी इश्यूज़ के ऊपर लेके उनके साथ बात नहीं करते, तो मेरा ख्याल है कि किसी भी इश्यूज़ के ऊपर जो है वो बातचीत जो है वो नहीं हो सकती। इसीलिए हुकूमत को ऑर्डिनेंस का सहारा लेना पड़ रहा है। हाँ। अच्छा सर, एक और चीज़, जिस तरह से आपने कहा इलेक्शन रिफॉर्म्स की भी बात की जा रही है, बट ऑपोजिशन के ऑब्वियसली उस पर भी बहुत से रिजर्वेशंस मौजूद है। अब चेयरमैन की नैब की तकर्री का मामला ही देख लें, एक तरफ जो हुकूमत है वो मौजूदा चेयरमैन नैब को एक्सटेंशन देना चाह रही है, ऑपोजिशन के इस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। फवाद चौधरी साहब अलल ऐलान आकर कहते हैं कि भाई शहबाज शरीफ साहब खुद नैब ज़दा हैं, सो हम इनसे तो कोई मशवरा नहीं करेंगे, ऑपोजिशन अपना चेंज कर ले, ऑपोजिशन लीडर को चेंज कर ले। तो इस पर सर आपका क्या कमेंट है, क्योंकि ऑब्वियसली ये मामला तो अफाम तफहीम से हल होने वाले हैं, इस तरह से तो आकर दबंग ऐलान कर दिया जाए, फवाद चौधरी साहब कह दें, तो इस तरह तो मामला सॉर्ट आउट नहीं होने वाले। मैं वही कह रहा हूँ कि जब एतमाद ही नहीं है तो फिर बैठने का फायदा भी नहीं है, और ना ही वो बात नतीजा खेज हो सकती है। वही बात है जब इमरान खान साहब ये ऐलान करते हैं कि जी हमने इनके साथ नहीं बैठना, ये नैबज़दा हैं, उनके तमाम वफाकी वज़रा यही बात दोहराते हैं, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर वहां भी असेंबली का भी माहौल आपने देखा कि जब भी असेंबली का इजलास होता है तो वो एक इल्ज़ाम और जवाबी इल्ज़ाम के ऊपर ही बात खत्म हो जाती है और इश्यूज़ के ऊपर बात नहीं होती। कानून साजी, आप पूरा 3 साल का रिकॉर्ड देख लेंगे क्या कानून साजी हुई है और कितने ऑर्डिनेंसेज आए हैं, इसी वजह से कि आपने उनको साथ नहीं बिठाया। और ये जमहूरियत का लाजमी, और जब आइन आपको कहता है कि आपने अपोजिशन लीडर से इसकी मुशावरत करनी है और आप इस वजह से नहीं कर रहे कि वो नैबज़दा हैं, नैबज़दा और मतलब नैब का इल्ज़ाम होना और
सजा होना ये अलग चीज है। अभी उन पर इल्जाम है, किसी एक केस पे सजा तो नहीं हुई शहबाज शरीफ साहब को, तो इसलिए आप उनको साथ बिठाएं। जब आपने मुल्क चलाना है ना, तो आप बड़े होकर बात करते हैं। आप वजीर आजम हैं, आपको सबके पास जाना पड़ता है, अपनी अना को एक तरफ रखना पड़ता है, मुल्क का सोचना पड़ता है। तो लेकिन बदकिस्मती से हमें ये माहौल जो है वो नजर नहीं आ रहा। आप जरा थोड़ा सा हम अगर देख लें पीडीएम के अंदर, जहां से हमने टॉपिक को अपना शुरू किया, पीडीएम के अंदर आपने कहा, बिल्कुल सही बात कही कि या तो एएनपी और पीपल्स पार्टी दोबारा ज्वाइन कर लें, जिसके चांसेस ना होने के बराबर लगते हैं। आप तो कोई ऐसी सूरत हो सकती है वैसे, जब दरारें इतनी पड़ गई हैं, जब दिलों में रंजिशें इतनी हो गई हैं, और फिर जो 2-3 मौके के ऊपर पीपल्स पार्टी ने जिस तरह लाया अमल अख्तियार किया, जिसकी बुनियाद के ऊपर मेरे ख्याल में इनको हुआ बैक स्टैप किया गया, वो तो ये कहते हैं, तो फिर इकट्ठा होना तो नामुमकिन लग रहा है मुझे तो कम अज कम। लेकिन एक चीज रऊफ साहब आपने नोट की होगी कि पीपल्स पार्टी की क़यादत जो है वो शहबाज शरीफ साहब के साथ तो बड़ी कंफर्टेबल है। तो वो तो ये कहते हैं कि हम शहबाज शरीफ चूंकि मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, इनके साथ बैठ के काम करने के लिए तैयार हैं, इनके साथ चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन मरियम नवाज साहब और नवाज शरीफ साहब के साथ चलने के लिए तैयार नहीं है। तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो थोड़े से कह लें कि सुलह जो आदमी उसमें कुछ बयानिया की मसला हो सकता है ना, का एक इशू है। अब बात ये, जब उन्होंने बात की पीपल्स पार्टी के खिलाफ कहा था, पीपल्स पार्टी ने ये कहा कि मुस्लिम लीग नून जो है वो हाँ करे और हम पहले आगाज करें पंजाब हुकूमत से, और जिसकी बड़ी थोड़ी सी, जैसे आपने कल सुना होगा कि जंगीर खान तरीन साहब ने कहा कि जी 8 सीटें हमारी कम थी, लेकिन मुझे इमरान खान साहब ने कहा, और फिर मैंने जहाज चला और जहाज चला और उसके बाद फिर हुकूमत बन गई। तो ये वो चीज है कि ये तो खुला एतराफ है कि हमने बंदे खरीदे। तो इसका तो अब इलेक्शन कमीशन को भी नोटिस लेना है कि यार क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, वो अलग बहस हो जाएगी। लेकिन जो मामला खराब हुआ वो हुआ था कि पंजाब से हम आगाज करते हैं, लेकिन उसके ऊपर नवाज शरीफ साहब ने गो एड नहीं दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे अगर पंजाब के अंदर हो जाता तो सबसे बड़ा दबाव जो है वो मरकज में पड़ता, और वो उनकी स्ट्रेटेजी ठीक थी, लेकिन वो बात उनकी नहीं मानी गई। और उसके बाद दूसरी बात, इनकी तरफ से मुतालबा ये था कि पीपल्स पार्टी वहां से जो है वो करे, तो वो अपनी हुकूमत छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, उनको भी अगले इलेक्शन में जाना है। और अगर अपना एक मजबूत किला आप छोड़ देंगे तो, और आप उसके बाद आपको भी पता है उनके केसेस भी चल रहे थे रावलपिंडी में, उस सारे स्टांस के बाद केसेस भी कराची शिफ्ट हुए, उनको रिलीफ भी मिला। तो मेरा ख्याल है कि जब बात एजेंडे से निकल के जाती मुफाद पर आ जाए तो फिर कोई ऐसा इत्तेहाद जो है वो कामयाबी की तरफ जाता हुआ नजर नहीं आता। तो बात उधर ही है, उन्होंने भी कुछ फायदे तो उठाए हैं इस सारे गेम से, और कुछ इन्होंने भी रायतें हासिल की हैं। शहबाज शरीफ साहब आपको भी पता है कि किन किन से मुज़ाकरात करते रहे, क्या क्या मामला होते रहे हैं। तो ये अपनी अपनी गेम है, और दोनों नहीं चाहते कि इमरान खान साहब की हुकूमत इस तरीके से गिराई जाए। क्या ये पीडीएम जो है, यानी अगर हम ये देखें इसी सूरत में फॉर्म रहे, तो क्या ये इलेक्शन तक अपने इत्तेहाद को बरकरार रख पाएंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। मेरे ख्याल में जब इलेक्शन होगा तो पीडीएम की इस फॉर्म में इलेक्शन ये नहीं लड़ेंगे, सीटों के ऊपर अलहदगी होगी इनकी। नून लीग चाहेगी कि वो अलग से इलेक्शन लड़े, फिर एक इख्तलाफ पैदा होगा। लेकिन रऊफ साहब, लेकिन जो अभी का जो लाइनअप है पीडीएम का, उसके अंदर मौलाना फजलुर रहमान है, मुस्लिम लीग नून एक बड़ी स्टेक होल्डर है, उसके बाद कुछ छोटी जमातें हैं बलूचिस्तान में जैसे महमूद खान अचकजई हैं। तो ये इनका इत्तेहाद तो पहले भी किसी ना किसी सूरत में सीट एडजस्टमेंट की शक्ल में रहा है। तो अब जो पॉकेट्स हैं, अगर आप देखेंगे पंजाब में मुस्लिम लीग नून का जो हालिया इलेक्शन भी हुए हैं तो उसमें उनका पलड़ा भारी है। तो अगर आप ये कहें कि मौलाना फजलुर रहमान को पंजाब से कोई ज्यादा सपोर्ट मिल सकती है तो वो तो नहीं है। ये है कि 1-2 सीटें सराइकी बेल्ट के कुछ एरियाज में, कुछ एरियाज हैं, अदरवाइज नून लीग को वो केपी में सपोर्ट कर सकते हैं कि वहां से जो हजारा और ये जो इब्टाबाद की बेल्ट है और कुछ सीटें जो कर की हैं और इधर की कोहाट वगैरह की हैं, इसके अंदर मुस्लिम लीग नून का है, तो वहां उनकी एडजस्टमेंट का फायदा हो सकता है। अदरवाइज अपनी अपनी जमातों की पॉकेट्स हैं, सीट एडजस्टमेंट की हद तक तो मुझे लगता है कि ये चीज आगे जाएगी, लेकिन कोई वसीतर इंतखाबी इत्तेहाद मुझे बनता हुआ नजर नहीं आ रहा पीडीएम। अच्छा सर, जिस तरह से अभी आप बात कर रहे हैं कि पीडीएम इस वक्त कोई खतरे का बाइस नहीं है जब तक एएनपी और पीपल्स पार्टी की वापसी नहीं होती, खतरा तो कोई नहीं है सर, लेकिन अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत को बात की जाए तो उनको खतरा अपने अंदर से भी बहुत ज्यादा और इश्यूज उनके और भी बहुत ज्यादा हैं। आपको करंट सिनेरियो में इनके लिए सबसे बड़े चैलेंजेस कौन कौन से हैं? महंगाई, बेरोजगारी, अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट एल्स? देखिए, अभी परसों जो अरकान असेंबली जाके वज़ीर आज़म से मिले हैं पीटीआई के, और उनका एक ही गिला है वज़ीर आज़म से कि तरक्याती स्कीमें हमारी टाइम पे मुकम्मल नहीं हो रही, हमें फंड जो है वो जारी नहीं किए जा रहे, तो हम किस कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर जो है वो जाके लोगों से वोट मांगेंगे।
तो ये एक बहुत बड़ा खतरा है। आपने देखा होगा कि हालिया दिनों में हमजा शहबाज निकले हैं जनूबी पंजाब के दौरे के ऊपर, उन्होंने कुछ नोटेबल्स जो हैं वो पार्टी के अंदर शामिल किए हैं। तो ऐसे लोग जो पहले पीटीआई के करीब थे, काफ लीग के करीब थे या बाकी जमातों के करीब थे, तो उन्होंने उनके अंदर उनकी शमूलियत हो रही है। जंगीर खान तरीन साहब जो हैं वो अपनी पार्टी के अंदर, हाँ तो पीटीआई के ही, लेकिन उनका ग्रुप बड़ा मजबूत है, तो वहाँ पे वो शमूलियत हो रही है। तो ये एक बड़ा चैलेंज है महंगाई का और तरक्याती स्कीमों का। ये तो बाकी छोटा रहा कि इनको तो बात छोड़ें, आपके बड़े वफाकी वजीर जो हैं वो हमारे, वो भी वजीर आजम से 4 दफा मिले हैं इस बात पे कि जनाब उनके इलाके की सड़क मंजूर हुई है और वो नहीं बन रही, और उसमें पंजाब की एक आला शख्सियत जो रुकावट है। तो ये आपसी जो इनके जो इख्तलाफात हैं वो भी बहुत बड़ा एक फैक्टर है कि जो आगे आने वाले इलेक्शन के अंदर जो है वो फैसला कुन किरदार अदा कर सकता है। तो जब तक इमरान खान साहब जो है वो पार्टी के अंदर पूरा अपनी गिरफ्त जो है वो मजबूत नहीं करेंगे। अब ये देखें ना कि पंजाब के अंदर क्या हुआ है, जिसका आप टाइमलाइन उसकी देख लें कि कितने सेक्रेटरीज चेंज हुए हैं, कितने आपने आईजीज चेंज किए हैं, तो वो स्टेबिलिटी कहीं नजर नहीं आ रही। आप लाहौर ही को देख लें कि लाहौर के अंदर कितने तरक्याती मंसूबे टाइम पे मुकम्मल जो शुरू हुए हैं वो भी अभी तक लटके हुए हैं, वो भी मामला आपके सामने है। तो मेरा ख्याल है कि एफिशिएंसी एक जो है वो बहुत बड़ा एक मसला है। अपनी जगह पे मसाइल जरूर हैं, महंगाई है, लेकिन उस महंगाई को काबू पाने के लिए संजीदा कोशिश भी नहीं की जा रही। तो बदकिस्मती ये है कि वज़ीर आज़म साहब जिस चीज़ का नोटिस लेते हैं वो चीज़ हाथ से निकल जाती है। तो ये एक मामला है कि मतलब जब अल्लाह जब के बयान देते हैं कि भी महंगाई में 3 महीने कंट्रोल कर लोगे तो तारीख की बुलंद सतह पर पहुंच जाती है। अभी भी यही होने वाला चंद दिनों में फिर दोबारा। अब डॉलर देख लें कहाँ पर हाँ, कल 171.60 पे है, 171.60 कल है, और इसका जो इम्पैक्ट है पेट्रोल प्राइस कहा जा रहा है कि 8 रुपए। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल, हमारे पास वक्त बहुत मुख्तसर है। जिस तरह से पीडीएम के इजलास में भी डिस्कशन हुई वज़ीर आज़म और एस्टैब्लिशमेंट का नाम लेकर, आपको लगता है कि मौजूदा सूरत हाल वज़ीर आज़म खुद तहरीक इंसाफ और एस्टैब्लिशमेंट एक पेज पर हैं? देखिए, इख्तलाफ राय तो हर वक्त मौजूद हो सकता है इशूज के ऊपर फलाना, लेकिन एक पेज का सवाल बड़ा मुश्किल सवाल है। वैसे मैंने कहा था मुश्किल सवाल ना कीजिएगा दौर के अंदर, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो मामला चल रहा है खुश असलूबी से सुलझ जाएगा और ये झाग बैठ जाएगी जो भी है, और जो तवील तरीन मीटिंग्स हुई हैं और उसका कुछ ना कुछ नतीजा तो निकलेगा। और जाहिर है एक इदारा है, वो इदारा ही हम सबका मान है, तो उस इदारे को तो कोई भी कमजोर नहीं करना चाहता, सब उसको मजबूत करना चाहते हैं। तो उसकी मजबूती इसी में है कि मामला खुश असलूबी से जो है ना। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच उस्मान साहब, आपने गुड मॉर्निंग पब्लिक के लिए खुसूसी तौर पर वक्त निकाला। व्यूअर्स, अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे कुछ नए मौज़ूआत के साथ। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। व्यूअर्स, पाकिस्तान के लेजेंडरी कवाल और गायक उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब का आज 71वां यौम पैदाइश मनाया जा रहा है, और उनके गाए हुए गीत, उनकी गाए हुए कवालियाँ आज भी लोगों के कानों में रस घोलती हैं। ना सिर्फ नेशनल लेवल पर बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर आज भी उन्हें सुना जाता है, सराहा जाता है और तारीफ भी की जाती है। और ऑब्वियसली उनकी वजह से पाकिस्तान का नाम आलमी सतह पर बहुत ज़्यादा रोशन भी हुआ, पजीराई भी मिली। और अगर इनकी बात की जाए तो फैसलाबाद के एक घराने में पैदा हुए उस्ताद फ़तेह अली खान साहब के घर पैदा हुए 1984 में, और उनकी खदमात पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा हैं। और उनकी अपनी आवाज़ और जो मुनफरद अंदाज था कवाली का, जिस पर बहुत सी किताबें भी सर लिखी गई, यूरोप में भी, अमेरिका में भी, इवन जापान में भी। और मेरे ख्याल में ये सब्जेक्ट आप पर थ्रो करती हैं, बिकॉज आप बहुत अच्छा बोलेंगे इस पर, आप तो पर्सनली उनको जानते हैं। मेरी मुलाकातें बहुत रही हैं नुसरत फ़तेह अली खान साहब से, और उस वक्त मुलाकातें शुरू हुई जिस वक्त अभी इनकी पजीराई इंटरनेशनल इतनी ज़्यादा नहीं थी। उस वक्त मैंने इनके ऊपर एक आर्टिकल लिखा जो जंग के फ्राइडे एडिशन में छपा, 3 सफ़ों का इनका वो इंटरव्यू भी था उसके अंदर, और इनको मिला के मैंने वो बात की। लेकिन खैर वो तो बात ये है, जब तुमने कहा इंटरनेशनल पजीराई, इसमें बड़ी मज़े की बात यह है कि इमरान खान साहब का बड़ा रोल है इनको इंटरनेशनली इंट्रोड्यूस करवाने में। उन्होंने वहाँ पे बड़े बड़े सिंगर जो थे उनके साथ मिक जैगर जो थे, मिक जैगर से इनको मिलवाया। मिक जैगर उस वक्त बरतानिया के बहुत बड़े सिंगर थे, पार्टियों में ले जाते थे। अच्छा, इसी तरह वेम्बले तक इनकी रसाई हो गई, जो वेम्बले बहुत बड़ा स्टेडियम है, इंटरनेशनली इनको परफॉर्म करना था। तो पीटर गैब्रियल जो बहुत बड़े एक हॉलीवुड तक की उनकी फिल्मों के म्यूज़िक उन्होंने दिए में, उन्होंने इनको सुना कहीं
ठीक ठीक। और उन्होंने सुनना के बाद ये प्रैक्टिस कर रहे थे, वो वहाँ आके बैठ गए और उन्होंने बड़ी शानदार फिल्म है द लास्ट टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट, द लास्ट टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट में एक अलाप है बहुत जोरदार, ठीक, जिस वक्त उनके मजहब के मुताबिक हजरत ईसा को सूली पे चढ़ाने के लिए लाया जाता है, उसके पीछे जो आवाज़ है वो आवाज़ मेरे अभी तक रोंगटे खड़े हो जाते हैं जिस वक्त वो आवाज़ का मैं तस्वुर करता हूँ। तो वो आवाज़ जो है वो इनकी पीटर गैब्रियल ने इस्तेमाल की, इसने दरवाज़ा खोल दिया इंटरनेशनल कॉन्सर्ट्स का नुसरत फ़तेह अली के बाद के लिए, इसके बाद में। और आप जानती हो कि बाद में मैडोना ने भी ख्वाहिश की, इनका इंतकाल 49 बरस की उम्र में हो गया था, बहुत शुगर के मरीज थे, गुर्दे फेल हो गए हुए थे, बीमार बेचारे बहुत ज़्यादा रहते थे। उस बीमारी की हालत में भी एक आखिरी बड़ा काम जो इनका हुआ वो मेरा इनाम पाकिस्तान, मेरा पैगाम और वो पाकिस्तान। आज भी बच्चे बच्चे की जुबान पर होता है, कोई भी हमारा नेशनल डे आ जाए, इतना खूबसूरत। तो कहते हैं ना, जिस तरह स्टार्ट में मैंने कहा कि कानों में रस घोलती है आवाज, तो वो आज भी, और बहुत से सिंगर्स ने बाद में उनको कॉपी किया है, उसके रीमिक्स भी बनाए, बट जो ओरिजिनल चीज थी उसको आज भी सुनने का मजा ही सर और है। ठीक है ना, तो वो इनकी आखिरी चीज़, वो आखिरी पेशकश थी। जो तुमने कहा किताबों का, जापान में ये होके आए वापस, तो मुझे बड़ा मज़ा आया। मैं इनसे बात कर रहा था कि जापान के दौरे से वापस आए, तो मैंने इनसे कहा कि जापान में कैसा आपको रहा, कैसा पजीराई आपकी हुई। तो कहने लगे वो जापानी जिसको कहते ना, उनका जो बुद्धा है वो हंसता हुआ बुद्धा, लाफिंग बुद्धा, हमारे यहाँ तो बुद्धा होता है ना सूखा सड़ा सा, पेट अंदर को गया हुआ है, जो वहाँ का बुद्धा होता है वो बड़े पेट वाला, फूला हुआ। तो वो कहते हैं कि मुझे भगवान का, अल्लाह का अवतार समझते थे वो। अच्छा। तो उन्होंने उससे मेरी मिसालें दी और कहने लगे कि मेरा म्यूज़िक जो है, उन्होंने मेरी आवाज़ को कहा कि वो कंप्यूटराइज कर लें। लेकिन हुआ ये कि अब इंग्लिश बीट्स में आपको पता ही है कि 4, 8, 16 इस तरह से बीट्स चलती हैं। नुसरत फ़तेह अली का ये है क्लासिकी मौसीकी में हमारे यहाँ रिदम इस तरह से नहीं चलता, बल्कि 8 से 64 से इस तरह आप तब्दील होते रहते हैं, लंबे लंबे गैप मैं नहीं। इसको यही कहूँ, हाँ, गैप वो मैंने अपने उसको अंडरस्टैंडिंग के लिए कहा है, बट हाँ, वो क्या कहेंगे, मतलब यहाँ से धीमे से बहुत उतार पे चले गए, उतार चढ़ाव की बात हो रही है, उतार चढ़ाव। तो वो कह लगे कि वो कंप्यूटर ही नाकाम हो गया उनका, और उन्होंने कहा कि ये क्या चीज़ है भाई। तो ये तस्वीरें भी आप देख रहे हो नुसरत फ़तेह अली खान की मुख्तलिफ हालतों में के लिए उन्होंने मुझे कहा, मेरा भाई फोटोग्राफी करता था कमर्शियल, कहा कि उससे मुझे तस्वीरें बनवा दो। अच्छा। तो मैं इनको अपने स्टूडियो में ले आया भाई के। ठीक ठीक ठीक। जब नॉर्मल पिक्चर्स खिंच गई तो मैंने उनसे कहा कि परफॉर्म करते हुए कुछ कर लें। वो इन्होंने तकरीबन 2-2.5 घंटे हमें परफॉर्म करके दिखाया, और बगैर साजों के। मैं कहता हूँ इतना क्लासिकी मौसीकी के ऊपर ज़बरदस्त किस्म का इनका कंट्रोल था। हुआ भी यही कि कवाली में इन्होंने क्लासिकी और फोक को मिला दिया, बिल्कुल उसको मिला के हाँ। वो मुनफरिद अंदाज बन गया, और उसी मुनफरिद अंदाज ने इनको पाकिस्तान भर में तो क्या दुनिया भर में इनकी एक इंट्रोडक्शन करवा दी। पैकेज हमारे पास मौजूद है, बिल्कुल एक स्पेशल पैकेज है, पहले चलकर वो खुसूसी पैकेज आपके साथ शेयर करते हैं। अब आप खा रहे हैं तो आपको मजा आ रहा है, लेकिन 1 मिनट बाद आपको नहीं पता वो कहाँ गया। बिल्कुल ठीक। लेकिन अगर हम इस छोटी सी बातों पे नजर रखें, आप मोरिंगा टी ले सकती हैं, आप ग्रीन टी ले सकती हैं, आप ब्लैक कॉफ़ी ले सकती हैं। अगर आपको फॉरएवर फिट और खूबसूरत लगना है, ब्लैक कॉफ़ी आपके हार्ट के लिए बड़ी अच्छी है। सर्दी जस्ट सिर्फ अगर आप अपनी नज़र सिर्फ अपनी खुराक के ऊपर रखे ना, तो मैं समझता हूँ मैडम कोई इंसान भी बीमार नहीं हो सकता। अच्छा, आपने मुख्तलिफ चीज़ें बताई जो बड़ी इजी टू डू हैं, लेकिन अक्सर स्पेशली ख़वातीन का ये मसला होता है, पेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कुछ का शादी के बाद, बच्चों के बाद हो जाते हैं, कईयों का वैसे भी होता है। तो इसके लिए कोई घर पर रहते हुए ईजी वे बताएं, मतलब ईजी एक्सरसाइज बताएं जो मतलब रात को लेटे लेटे बेड पर कर ली जाए एक्सरसाइज ऐसी, या मैट बिछा के कर ली जाए। अच्छा देखिए, ये प्रॉब्लम मोस्टली उन गर्ल्स में आता है जो आफ्टर डिलीवरी, उनके साथ ये प्रॉब्लम कॉमन प्रॉब्लम है, सबका यही प्रॉब्लम है। उसके लिए ये है कि आप बेड के ऊपर प्लैंक्स कर सकती हैं आप,
ठीक है। प्लैंक्स मतलब? प्लैंक्स मतलब बेड के ऊपर सीधा लेट के, ठीक है, आपकी नी, आपकी जो ये जो एल्बो है, इनके ऊपर आपने अपने आप को पूरा बॉडी का वेट डाल के, तो आप इसको मैक्सिमम जो है वो आप रोक सकती हैं, बॉडी को कितनी देर आप रोक सकती हैं। प्लैंक्स अब मैं यहाँ पे अच्छा, प्लैंक्स मतलब अभी मुझे इतना क्लैरिटी नहीं मिल रही। गूगल पर अगर हम सर्च कर लें तो वो जस्ट प्लैंक्स लिखें गूगल पे, आपको उसकी सारी डिटेल मिल जाएंगी। वो बहुत बेस्ट है आपकी, जस्ट आपकी टमी के लिए, जो आपका क्वेश्चन था। ठीक है। देखिए फैट जो है ये मर्द और औरतों में कॉमन बात है। मर्दों के जो पार्ट्स हैं वो कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे फैट जो है स्टोर हो जाती है। अच्छा, लड़कियों का भी ये प्रॉब्लम है। लड़कियों का मेन प्रॉब्लम है उनका ट्राइसेप में, उनकी हिप्स में और उनके थाइस पे। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे फैट स्टोर हो जाती है। अच्छा, अगर आप लोग ये चाहते हैं कि फैट स्टोरेज ना हो तो फिर आप कोशिश करें कि आप प्रोटीन डाइट लें। आप बहुत हाई फाइबर, हाई जो फैट्स हैं ये ना लें। अगर फैट्स लेनी भी हैं तो फैट्स के ऊपर आप नज़र रखें कि आप कोकोनट ऑयल खा सकती हैं, ऑलिव ऑयल खा सकती हैं, आप इस तरह की चीज़ें। अच्छा, एक और चीज़ ये आंसर पाया जाता है, मतलब मैंने 1-2 दफ़ा ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं एक जिम ज्वाइन करना चाहती हूँ, बट मुझे ये आगे से जवाब मिला कि जो लड़कियाँ जिम करती हैं उनकी ये यहाँ से जो शोल्डर्स हैं वो बहुत ज़्यादा चौड़े हो जाते हैं। इज़ इट सो? ऐसा है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ठीक है। बल्कि जिम करने से लड़कियों की जो ब्यूटी बॉर्न है ये खूबसूरत हो जाती है। लड़की का जो फेस कट है, आपका जो फोटोजेनिक फेस है, अब क्यों इतना अच्छा लगता है। कितनी देर जिम करना चाहिए अगर? हाँ, ये बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है, किसी को नहीं पता इस बात का। 35 मिनट से ज्यादा आपको जिम नहीं करना चाहिए। ठीक है। लड़कियां या लड़के 2-2 मेरे जैसे लोग जब बिल्कुल स्टार्टिंग में हो तो वो कहाँ से? 35 मिनट। ठीक है। आपने जिम जाना है, सबसे पहले आपने 5 to 10 मिनट आपने जस्ट अपने ट्रेडमिल करनी है, 5 मिनट साइकिलिंग करनी है, 5 मिनट आपने इलेप्टिकल करनी है। अभी आपके 20 मिनट पूरे हो गए, अब पीछे आपके पास 25 मिनट या 20 मिनट बचे हैं। उसमें आप अपनी लेग रेजेस करें, क्रंचेस करें, थोड़ी सी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपकी बॉडी को शेप अप बनाएगी। बॉडी के कुछ एरियाज हैं वो उसमें फैट स्टोरेज हो जाती है। अच्छा, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से मसल्स तो लड़कियों के नहीं बनते, लेकिन जो फैट की स्टोरेज है सर वो वहां से डिसॉल्व हो जाती है। तो ऑटोमेटिकली आपको जो आपका गोल है आप उसको अचीव कर लेते हैं। कपड़े पहने हो, अच्छे लगे, खूबसूरत लगे, तो लड़कियों का तो सिर्फ अच्छा, ब्यूटी मतलब जिम करने वाले या फिट रहने वाले या इवन बॉडी बिल्डिंग करने वाले भी जो लोग हैं, एक अच्छे ट्रेनर का, एक अच्छे कोच का होना कितना मैटर करता है? बिकॉज बहुत से लोग ऐसे देखे हैं जो वेट कम तो कर लेते हैं बट उसके बाद जब उनका रीगेन होता है वेट तो वो पहले से भी बहुत ज्यादा होता है। हाँ। तो इसकी क्या रीजन है? ये देखिए, जब आप किसी भी शॉर्टकट वे से अपने वेट को नीचे लेके आते हैं, जैसे ये 30 डेज 40 डेज के जो आजकल चले हुए हैं, मैं तो बिल्कुल इन चीज़ों को नहीं मानता। देखिए, ग्रेजुअली जब आप वेट को नीचे लेकर आते हैं तो उसके बाद आपका वेट बढ़ता नहीं है। बाउंस बैक वही चीज़ होती है जिसको आप जितना स्पीडी नीचे लेकर आते हैं वो वापस चली जाती है। ठीक है, अब आपने डाइट भी अच्छी कर ली, एक्सरसाइज भी अच्छी कर ली, आपने भूखा रह लिया, आपने फेस का बेड़ा गर्क कर लिया, आपके जो रिंकल्स हैं, आपके जो भी आपके जो डार्क सर्कल हैं, अच्छा ये सारी ब्यूटी आपने खराब कर ली सिर्फ वेट कम करने के लिए। और जैसे ही आप छोड़ते हैं, आफ्टर 1 वीक 2 वीक आपका वेट वापस जाना शुरू हो जाता है। अब आपने इसमें सेक्रीफाइस क्या किया पता है आपको? अपनी खूबसूरती। एग्जैक्टली। और खूबसूरती जो है ये फॉरएवर रहनी चाहिए। बॉडी बिल्डिंग जरूरी नहीं है, अच्छा लगना जरूरी है, अच्छा हेल्दी रहना जरूरी है। तो उसके लिए सिर्फ ये है अपनी डाइट पे नजर रखें, कम से कम खाएं। जिस इंसान ने दुनिया में खूबसूरती से जिंदा रहना, सादी ग़िज़ा खाएं मैक्सिमम। मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ ये जंक फूड बंद करें, हाई ग्लूकोज। सादी ग़िज़ा खाते हैं? मैं बिल्कुल खाता हूँ। मैं बॉयल फूड खाता हूँ या अपना स्टीम बॉयल ग्रिल फूड खाता हूँ मैं। चीट डे कोई नहीं होता? नो, होता ही लाइफ में है ही नहीं। कभी वाइफ बड़े प्यार से फोर्स करे तो मैं उसको नाराज नहीं करता। सिर्फ एक आखिरी सवाल, ये इसका जवाब दे रहे हैं, ये सप्लीमेंट्स बहुत ज्यादा लोग ले रहे होते हैं अपने आप को, बॉडी को मेंटेन करने के लिए, इनका फायदा है नुकसान है? सर जी, सप्लीमेंट का फायदा है, सप्लीमेंट का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक है। देखिए, अगर आप फॉर एग्जांपल 1 kg लेकिन ट्रेनर की मदद से? हाँ, ट्रेनर की मदद से। अच्छा मैडम, आपका क्वेश्चन बड़ा प्यारा था। देखना ये है कि आपका जो ट्रेनर है उसका नॉलेज क्या है, वो कितना पढ़ा लिखा है, उसका एक्सपीरियंस क्या है। मैं कभी भी एडवाइज नहीं करता कि मेरी अपनी जिम चेन है, मैं नाम नहीं ले सकता यहाँ पे। हमारे जितने भी ट्रेनर हैं सर्टिफाइड क्वालिफाइड ट्रेनर हैं।
ताकि बिगिनर जो है वो अगर ट्रेनर को आइडियलाइज करता है या उसको अपने रोल मॉडल समझता है तो वो बंदा इस एबिलिटी का मालिक है कि नहीं है, ठीक। ये ड्यूटी हमारी है। ठीक। अच्छा, इसके लिए ट्रेनर का अच्छा होना, फिट होना जरूरी नहीं, उसका नॉलेज होना जरूरी है, उसकी मेंटल हेल्थ का अच्छा होना जरूरी है, वो गाइड क्या कर रहा है आपको। ठीक है। क्योंकि बच्चा जो है उसने तो बिगिनर जो है उसने ट्रेनर को देखा है। और हमारे अच्छा, जिस तरह से आप सप्लीमेंट्स का कह रहे हैं, बहुत से एनर्जी ड्रिंक्स भी ऐसे हैं, पिल्स मिलती हैं या स्टीरॉइड्स वगैरह भी होते हैं जो आर्टिफिशियली मतलब अगर हम लड़कों की बात करें तो उनके मसल्स को बहुत ज़्यादा बना देते हैं, जिस तरह से वो चाह रहे होते हैं, या सिक्स पैक्स वगैरह भी, तो इनके भी क्या कोई साइड इफेक्ट्स हैं? मेरे ख्याल में इनके तो फॉर श्योर होंगे। मैडम, ये बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट हैं, ये डेंजरस हैं आपकी हार्ट के लिए, आपके लंग्स के लिए, आपकी किडनी के लिए। ये चीज़ें मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा और मैंने हमेशा से ही इन चीज़ों के खिलाफ मैं रहा। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया खालिद, बहुत शुक्रिया, बड़ा गाइड किया आपने Really। और बहुत अच्छे तरीके से। बहुत अच्छी टाइम कम गुफ्तगू था, हुई। बड़ा मजा आया, बड़ा अच्छा लगा। टाइम ज्यादा होता तो और भी ज्यादा अच्छा। ठीक हो गया, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। Sure। थैंक यू सो मच। Welcome। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। व्यूअर्स, हम अक्सर अपने मॉर्निंग शो के प्लेटफॉर्म से आपको मुख्तलिफ मूवीज़ के ट्रेलर्स तो दिखाते रहते हैं, बट किसी भी अच्छी मूवी के लिए स्टोरी का सर जानदार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये तो आपका सब्जेक्ट भी है, फिल्म एंड टीवी। आपके ख्याल में स्टोरी बनाते हुए क्या क्या चीज़ें माइंड में होनी चाहिए, प्रोड्यूसर के, डायरेक्टर के, राइटर के, मतलब स्टोरी आप अच्छी बना सकें? स्टोरी अच्छी होगी तो पिक्चराइजेशन भी अच्छी होगी। सब इसमें सबसे बड़ी बात यह है रोमा के कहा यह जाता है कि जब आप, बहुत से लोग होंगे जो शौकीन होंगे ड्रामों की कहानियाँ लिखने के लिए या फिल्म की कहानी लिखने के लिए, तो उनके लिए एक सबक भी है। एक तो ये है कि दुनिया में कहानी अगर देखा जाए तो सिर्फ एक ही है, उसके 3 शेड्स हैं। अच्छा, वो है जन दर ज़मीन। ठीक। कोई भी कहानी जन दर ज़मीन से बाहर नहीं हो सकती। औरत, पैसा और ज़मीन, जमीन, यस, ठीक है ना, जायदाद उसको कह लें, प्रॉपर्टी कह लें, कोई भी कहानी इन 3 चीज़ों से बाहर नहीं हो ठीक सकती। ठीक ठीक। अच्छा, अब अगर आप अपनी कहानी इस तरीके से लिखेंगे तो जाहिर है मतलब मोनोटनी आ जाएगी, आपकी यकसुई होएगी, यकसानियत आ जाएगी और यकसानियत बोर करेगी। लेकिन है ये कि दुनिया में किरदार लाखों करोड़ों हैं। ठीक। ये लाखों करोड़ों लोग जिस वक्त आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो नई सिचुएशन जन्म लेती है। नई सिचुएशन जन्म लेती है तो उससे कहानी के नए रंग आते हैं। बिल्कुल ठीक। हमेशा अपनी कहानी को आप कैरेक्टर के ऊपर बेस करें। अच्छा, अब कैरेक्टर पे बेस करने के लिए भी कुछ चीज़ें हैं ज़रूरी। उसमें 3 चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं। जब आप करें तो अपने कैरेक्टर के बारे में आप बड़ा गौर करें। उस कैरेक्टर की फिजियोलॉजी क्या है, यानी उसका नाम क्या है, उसका कद काट क्या है, वो किस तरह की चीज़ें खाता है, वो देखने में कैसा लगता है, उसका लिबास किस तरह का है, ये उसकी फिजियोलॉजी के बारे में आ जाएगा। फिर उसके आगे सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी में ये है कि वो उसका माँ बाप किस तरह के हैं, उसके भाई बहन कितने हैं, उनके हमसायों में कौन रहता है, उसके रिश्तेदार किस तरह के हैं, इसके असरात उस किरदार के ऊपर पड़ रहे होते हैं। और तीसरी चीज आ गई साइकोलॉजी। ठीक है, तो साइकोलॉजी पे भी गौर करें। तो अभी आपको एक ट्रेलर भी हम दिखाते हैं फिर। ये तो मैंने बुनियादी चीजें कर दी। बिल्कुल। मेरे ख्याल में ये बड़ी तफसीलन बात हो गई और बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू भी हुई है, चीज़ें पता लग गई कि कौन कौन सी चीज़ें एक अच्छी स्टोरी के लिए ज़रूरी हैं। अभी हम चलकर मूवी का ट्रेलर देखते हैं। बहुत जल्द सिनेमा घरों की जीनत बनने वाली है स्क्रीम, और इसी के साथ हम साइन आउट कर जाएंगे। सो अपने व्यूअर्स को अल्लाह हाफ़िज़ कहते हैं। आप चल कर ट्रेलर देखें।